डॉक्टर सुकांत मजुमदार का। थैंक्स मलिका। हम बातचीत शुरू करें सुकांत जी, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप चाहें तो वहाँ बैठे बैठे, चाहें तो पोडियम पर आकर के अपनी बात रखें और उसके बाद हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। जी सर, यू वेलकम। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और स्पेशली जी न्यूज़ को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि भारत के शिक्षा जगत में अभी तक के सबसे बड़े बदलाव यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है और मुझे बोलने के लिए उन्होंने मौका दिया। पहले ही मैं माफ़ी मांग लेता हूँ क्योंकि हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं रही। मैं बंगाल से आता हूँ और बंगालीज बहुत बुरी तरीके से जाने जाते हैं उनकी हिंदी कहने के लिए। वो शायद वो अगर हमारे चीफ मिनिस्टर मैडम हो, बाकी कोई भी हो, लेकिन उनकी हिंदी थोड़ा बिगड़ी हुई रहती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में जितना मुझे आता है उसमें ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसके माध्यम से युवाओं के रोजगार के अवसर पर मैं 10-15 मिनट के अंदर मेरी जो जानकारी है, जितना मुझे आता है, तो मुझे पता है, मैं उस विषय पे मैं दृष्टि डालने की यानी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे उपस्थित जो डिग्निटरीज है, रेस्पेक्टेड एडुकेटर्स है, इंडस्ट्री लीडर्स है और उसके साथ साथ जो भी महानुभाव उपस्थित है, सबको मेरा नमस्कार। और देखिए, हम भारत अभी ऐसी जगह पे, ऐसी क्रॉस रोड पे, अगर इंग्लिश में बोले तो हम इतिहास के उस क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं जहां पे हमारे 50% पॉपुलेशन, उनकी एवरेज एज अगर हम पकड़े हो 30 साल के नीचे है। इसे बोला जा रहा है कि कभी इसे समझा जाता था कि ये बर्डन है इतना बड़ा पॉपुलेशन, बट अब इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। और इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को आगे काम में लगाने के लिए, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये हमारे फ्यूचर को डिफाइन कर सकती है। लेकिन अगर इस डेमोग्राफिक डिफाइन को अगर हम इकोनॉमी में इस युवाओं को इकोनॉमी में अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, अगर वैल्यू क्रिएशन में इनकी उपयोग नहीं कर पाए या इनोवेशन में इनको लीडरशिप नहीं दिला पाए, तो ये मुझे लगता है कि ये जो युवा शक्ति है, ये जो यूथ है जिनकी एवरेज एज 30-35 के नीचे है, इनको हम काम में नहीं लगा पाएंगे। इतनी बड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड होने के बावजूद हम इसे यूज में या व्यवहार में नहीं ला पाएंगे। और इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। और मुझे लगता है जितने स्टेक होल्डर से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाने के समय, इसको तैयार करने के समय जितने बड़े संख्या में स्टेक होल्डर से बात किया गया, शायद ही कोई मसौदा बनाने के लिए इतने सारे लोगों के साथ, इतने सारे स्टेक होल्डर के साथ बात किया गया है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उस विकसित भारत को लक्ष्य को जो 2047 में पूरा होना है, उसको पूरा करने के लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नींव की पत्थर के रूप में जाना जाएगा भविष्य में, और ये काम करेगा। और मुझे लगता है कि कोई हमारे एजुकेशन पॉलिसी को कि एक नए तरीके से पूरी सज्जा को परिवर्तन करते हुए ये शिक्षा नीति में बदलाव लाया गया। क्या बदलाव लाया गया? अगर बेसिक जगह पे हम पकड़ने की कोशिश करें, हमारे ये छोटे से वीडियो जो चलाया गया जी न्यूज़ की तरफ से, अभी तक जो शिक्षा नीति चली या अभी तक जो चलती आई प्रथागत जो शिक्षा, उसमें समय के साथ साथ बहुत सारे, आप जानते हैं, कमीशन बना, बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया। और शिक्षा एक ऐसी चीज है जो
continuous upgradation is needed to cope with the environment, to cope up with the environment, changing environment of the world. और शिक्षा को कभी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री भी बोला जाता था, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना शिक्षा की काम है। और इस शिक्षा के द्वारा हम ऐसे ह्यूमन रिसोर्स तैयार करें जो ह्यूमन रिसोर्स आने वाले समय में जो समाज की मांग है, इंडस्ट्री की मांग है, उस मांग को फुलफिल किया जाए। तो पहले जब पूछा जाता था किसी बच्चे से, भाई तुम या बेटा तुमने क्या पास किया, तो कोई बोलता था कि मैंने ग्रेजुएशन की, मैंने फलाना की, बीटेक की। अभी जो बदलता हुआ भारत है और पूरा विश्व है, उसमें लोग पूछ रहे हैं, इंडस्ट्री पूछ रही है कि आप क्या पास किए वो मैटर नहीं करता, आपको क्या आता है दैट मैटर करता है, यानी स्किल। इसलिए इस जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें अगर हम बोले कि हेवी कंटेंट, एग्जामिनेशन फोकस्ड मॉडल, वहां से चेंज करके स्किल बेस्ड, फ्लेक्सिबल, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड फ्यूचर रेडी एजुकेशन सिस्टम, इन नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 में इसको इंक्लूड किया गया। और इसमें एक तरफ से हमने होलिस्टिक लर्निंग, जो बच्चा तैयार होगा इस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, भारत के नया जो जनरेशन तैयार होगा, वो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से एक तरीके से तैयार होगा। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि भारत के जो इथोस है, हमारे कल्चर के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, दोज प्रैक्टिसेस विल बी इनकल्क। मुझे लगता है कि ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं था। और लास्ट जो फाइनल ईयर होगा, जो बच्चा चाहता है कि मैं आगे आने वाले समय में और भी हायर एजुकेशन में जाना चाहता हूं, उसमें लास्ट ईयर, फाइनल ईयर जो होगा, उसमें हम सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जिसमें स्पेशलाइजेशन होगा, वोकेशनल स्पेशलाइजेशन होगा, रिसर्च कंपोनेंट होगा, ऐसी चीजों में जोर दिया जा रहा है। एनईपी 2020 का एक और बड़ा जो रिवोल्यूशनरी थिंकिंग है कि हम कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में स्किल इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम्स, जो एकेडमिक्स के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। और इसके लिए शिक्षा मंत्रालय स्किल डिपार्टमेंट के साथ एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर काम कर रही है। और इंस्टीट्यूट जो होंगे, इनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, जो कोलैबोरेट करेगा कि इंडस्ट्री के साथ, जो इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके जो अपने करिकुला को डिजाइन करेंगे, अप्रेंटिसशिप ऑफर करेंगे जो इंडस्ट्री है उसको, और को होस्ट करेंगे उसको फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए। ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इंसेंटिवाइज करने की प्रावधान हमारी एनईपी 2020 में है। और उसके लिए सारे हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स है, उनको हमने, हमारी तरफ से यूजीसी ने और एआईसीटीई ने, दोनों ने, यानी टेक्निकल एजुकेशन और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले एजुकेशन है, जो यूजीसी देखती है, उन्होंने जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को इशू किया है। और इसी एनईपी के लाइन की तहत मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसडी जो है, उसको दोनों को मिलाकर हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अभी तक लगभग 1.42 करोड़ इंडिविजुअल्स को, इतने बच्चों को हम ट्रेन कर चुके हैं। 1.13 करोड़ सर्टिफिकेशंस यानी सर्टिफिकेट इशू हो चुके हैं, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर चुके हैं। और भारत के हर युवा को स्किल में, अपने स्किल डेवलपमेंट में मौका मिले, वो पार्टिसिपेट कर पाए, इसके लिए पूरे देश में 1000, पूरे देश में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1000 स्किल इंडिया सेंटर्स सेटअप किए गए हैं टू एनहांस द एक्सेसिबिलिटी। और हम चाहते हैं कि इन स्किल सेंटरों में बच्चे आए, युवा आए, और वो किसी ना किसी स्किल की अधिकारी बने, जिसके द्वारा आगे आने वाले समय में वो मार्केट में अपनी जॉब मार्केट में अपने आप को कॉम्पिटिटिवनेस के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। इसके साथ साथ जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, जिसे नैप्स कहा जाता है, ये एमएसडी का वन ऑफ द पिवोटल इनिशिएटिव ऑफ द एमएसडी, एंड उसके द्वारा हम उस इंडस्ट्री को भी इंसेंटिवाइज करने की प्लान कर रहे हैं
जो इंडस्ट्री अपने बच्चों को यानी एजुकेशन सिस्टम के बच्चों को वो अप्रेंटिसशिप के लिए अपने इंडस्ट्री में जगह देगी, उनको वहां पे प्रैक्टिकल इन हैंड एक्सपीरियंस कराएगी, उन इंडस्ट्रियों को हम इंसेंटिव देंगे जिसके द्वारा वो ऐसे करिकुलम डेवलप हो जिसके द्वारा बच्चे एक्सपीरियंस करे, हैंड ऑन एक्सपीरियंस करे और उसके साथ साथ उनकी एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करे। और इसका मुझे लगता है इसका अभी तक जो डेटा आ रहा है कि इसके इंसेप्शन के साथ साथ अभी तक लगभग 32 लाख यानी 32.38 लाख apprentices have been trained across the various sector। और इसका रिजल्ट भी दिख रहा है। अगर हम देखें कि नैप्स पोर्टल में अगर देखें हम कि मार्च 2017 में 17,608 इतना लोग इतने कंपनीज अपने आप को रजिस्टर किए थे। लेकिन अगर मार्च 24 का डेटा इसके कंपैरिजन में बाजू में रखा जाए तो देखा जाएगा 17,000 से बढ़कर ये संख्या 2 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। और ये बोर्ड इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन को दर्शाता है कि इंडस्ट्री भी आगे आ रही है कि वो अप्रेंटिसशिप के द्वारा अपने बच्चों को, अपने जो एजुकेशन सिस्टम में जितने भी बच्चे हैं उनको मौका दे और उनको एक्सपीरियंस हो अपने काम करने का, वो अपने आगे आने वाले समय में अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट कर पाए और इसके द्वारा बच्चों को जॉब मिलने में भी सुविधा हो। अगर सरकार की आप इस एनईपी को लेकर प्लानिंग देखें कि देखिए हमेशा देखा गया कि जो टैलेंट्स होते हैं, ज्यादातर टैलेंट्स दूर दराव के गांव में, शहरों में, छोटे छोटे शहरों में बच्चे ऐसे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे मिलते हैं कि उनके लिए भी हमें सोचना है कि एक गैप को कैसे फील करें। जैसे मैं अगर खुद के बारे में बताऊं कि दिल्ली में एक बच्चा जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, मेरे सब्जेक्ट में ही पकड़ लीजिए, मैं बॉटनी का शिक्षार्थी रहा, तो यहाँ पे कोई बच्चा अगर बॉटनी पढ़ने के लिए किसी ग्रेजुएशन के लिए किसी कॉलेज में जाता है, उसको कम से कम 10-12 टीचर्स पढ़ाते हैं, अभी भी होंगे, डीसी साहब यहाँ पे बैठे होंगे, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मैं जब कॉलेज में पढ़ा, मुझे पढ़ाने वाला सिर्फ 2 टीचर थे, क्योंकि दूर दराज के कॉलेज में, मैं अपने खुद के शहर में पढ़ा, दूर दराज के कॉलेज में उतने टीचर्स नहीं मिलते। तो ये जो गैप है, एक बच्चा जिसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि उनके पिताजी उनको दिल्ली में एडमिशन दे सकते हैं या कलकत्ता, बेंगलुरु में दे सकते हैं, लेकिन सब में वो क्षमता नहीं है। एक दूर दराज के गांव में बैठा हुआ आदिवासी बच्चा क्या करेगा? उनके लिए क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बेहतरीन प्रोफेसर हैं, उनकी जो टीचिंग है उसका लाभ कैसे दूर दराज के गांवों के बच्चों को मिलेगा, इसको लेकर हमारी सरकार ने बहुत गहन मंथन किया और इसके उपाय अभी के दुनिया में सबसे अवेलेबल बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो डिजिटल एम्पावरमेंट, जो एनईपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके द्वारा दीक्षा, स्वयं, ई स्किल इंडिया पोर्टल, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इसकी इजाद की गई, जिसके द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मल्टीपल रीजनल लैंग्वेज में बच्चे अपने लैंग्वेज में, और आप जानते हैं कि इस शिक्षा नीति में, मैं उतना डिटेल्स में नहीं गया, नहीं तो समय की मर्यादा है, कि अपनी मातृभाषा को सबसे ज्यादा जोड़ दिया गया कि अपने मदर टंग में बच्चे पढ़े। क्योंकि आप जितना भी इंग्लिश सीख ले, जब आप सोचने जाएंगे, इनोवेशन के लिए जाएंगे, आपको सोचना अपनी मदर टंग में ही पड़ेगा। आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हो सकता है, लेकिन आप सोचने के लिए जाएंगे, अगर आप हिंदी भाषी है तो आप हिंदी में ही सोचेंगे, मैं सोचूंगा तो बांग्ला में ही सोचूंगा। और जब तक हम एजुकेशन सिस्टम में बदलाव नहीं पाएंगे तब तक इनोवेशन सेक्टर में भारत पीछे रहेगा। और अगला जो दशक है, ये दशक इनोवेशन का ही दशक। अच्छा, वैसे सुकांता जी, होता यह है कि जैसे आपके भाषण पर ढेर सारी तालियां बजी, तो तालियां 2 ही वजहों से बजती हैं। या तो लोगों को नेताजी जो बात कह रहे हैं वो पसंद आती है, या फिर वो चाहते हैं नेताजी जल्दी खत्म कर दें। तो मेरा दावा है कि ये तालियां आपकी बात पसंद आने पर ही बजी थी। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। देखिए, हमारी शिक्षकों के साथ यही प्रॉब्लम है
आदत है 45 मिनट्स का क्लास लेने का, कभी कभी वो 1 घंटा भी चले जाता है। तो मैं जब पहली बार चुना गया था तो मैंने, आज भी वो यूट्यूब में मिल जाएगा, मैंने लोकसभा के अध्यक्ष जी ओम बिरला साहब को मैंने बोला था कि सर मैं टीचर हूँ, मेरी आदत है लंबी बोलने की, थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया कीजिएगा। तो जो भी हो, अब लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा, मैंने कोशिश किया, मेरी हिंदी जितनी अच्छी हो सकती है मैंने कोशिश की। मैं वही कह रहा हूं कि आपने कहा था मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, आपकी बांग्ला तो अच्छी है ही क्योंकि आप बांग्ला मूल के हैं। हिंदी हमने सुनी ली और आप संस्कृत भी बहुत अच्छा बोलते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आप सबको को। और अगर इन 3 भाषाओं से मुझे याद आया कि सबसे पहले क्यों ना, अब देखिए शिक्षा को लेकर कोई सवाल पूछने का तो मेरा मन मर चुका आपने इतना कुछ बता दिया कि अब उधर कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी एक सवाल आया 3 भाषाओं से। ये 3 भाषाओं का क्या विवाद है तमिलनाडु के साथ? उस पर आपका बयान भी आया था, स्टालिन साहब ने जब कुछ कहा था, उसका थोड़ा सा बताइए कि त्रिभाषा फॉर्मूला को क्यों रिजेक्ट किया है तमिलनाडु ने? देखिए, देश में ने 6 ऋतुएं होते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋतु ही बोलते होंगे ना जी समर आता है, विंटर आता है जी। तो एक 7वां ऋतु होता है हमारे देश में, उसको बोला जाता है इलेक्शन ऋतु। तमिलनाडु वाला जो प्रॉब्लम है ये इलेक्शन ऋतु वाला प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है। वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है 3 लैंग्वेज फार्मूला को लेकर, उनके तरफ से ऐसा बोला जा रहा है कि हम हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने बोला था कि तमिलनाडु सरकार रेजोल्यूशन ले ले कि तमिलनाडु में जितने भी स्कूल है इसमें क्या है, एक मदर टंग में आपको पढ़ना है। हम तो एडवोकेट कर रहे हैं आप तमिल में पढ़े, क्लास 8 तक पढ़े तमिल में पढ़े, और उसके साथ साथ हम इंग्लिश भी पढ़े। 2 हो गया। आप 23 भाषाओं में से कोई एक भाषा चुने। तो तमिलनाडु को अगर लगता है कि हम हिंदी इम्पोज कर रहे हैं तो आप बोल दीजिए कि इन्हीं भाषाओं में आपको चूज करना है। बांग्ला भी चूज कर सकते हैं, तेलुगु चूज कर सकते हैं, कन्नड़ चूज कर सकते हैं। साउथ इंडिया में तो बहुत सारे भाषाएं हैं, कोई भी भाषा वो चूज कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है इट्स ए पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, नथिंग मोर देन दैट। स्टूडेंट्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से तमिलनाडु की ही एग्जाम्पल साइट करना चाहूँगा। मैं IIT मद्रास में गया था, जो इंक्यूबेशन सेंटर में, वहाँ पे एक बच्चा मुझे अच्छी तरीके से समझा रहा था कि उनका जो इनोवेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। तो मैंने बोला, अरे बच्चा बेटा तुम हिंदी ऐसे कैसे मतलब अच्छा बोल, तुम बाहर के हो क्या? तो नहीं, मैं तो तमिलनाडु का ही हूँ, मैं CBSE स्कूल में पढ़ा, मैंने हिंदी सिलेक्ट किया। और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने डेटा देकर ये दिखाया है कि तमिलनाडु के स्कूल में तमिल पढ़ने वाली बच्चों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन हम तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रेस दे रहे हैं कि आप अपने बच्चों को प्राइमरी से जो एजुकेशन है उसमें मदर टंग में ही आप कराइए, बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जी। अच्छा, मैं पहला सवाल जो गेस्ट से करता हूँ वो तो पूछना भूल ही गया, कैसे हैं आप? मैं हमेशा बहुत बढ़िया रहता हूँ। अब यही सवाल जब मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछूंगा कि सुकांतो मजूमदार कैसे हैं, तो कहेंगे वो बहुत बुरा आदमी है। देखिए, मुझे लगता है कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा अगर पूछेंगे तो शायद ऐसा ही और बोलेंगे, लेकिन कैमरे से अलग अगर पूछेंगे तो उनकी अलग राय होगी। अच्छा, तारीफ करेंगे आपकी? कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक बंगाल की पॉलिटिक्स में हमने, हाँ वो तो सत्ता विपक्ष चलता रहता है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनको मुझ में कुछ बुरा चीज दिखे। कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे नाम लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था जी कि नौकरी चली गई थी, उन्होंने बोला था, मैंने एक ट्वीट किया था, सोशल मीडिया में दिया था। तो फर्स्ट टाइम ही नेम्ड मी and I think she named me, and first time she named any political leader from opposition party in the state of the West Bengal। और उन्होंने बोला, सुकांत बाबू ने बोला कि मेरे लिए नौकरी चली गई है। तो इट्स ओके, वो चलता है, कोई बात नहीं। हमारी लड़ाई उनके साथ व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं, उनकी नीतियों के साथ लड़ाई है। इसीलिए आपने कहा कि आधी TMC जो है वो उसमें आतंकी भरे पड़े हैं, अगर TMC से आतंकियों को बाहर निकाल लिया जाए तो सरकार गिर जाएगी। प्रो पाकिस्तानी, आतंकी नहीं। तो प्रो पाकिस्तान आतंकी ही हुआ। देखिए, पाकिस्तानी 2 किस्म के होते हैं। हाँ। एक पाकिस्तान का पासपोर्ट धारक, हाँ।
और बिना पासपोर्ट मन में पाकिस्तान बैठा हुआ है। हाँ। पासपोर्ट धारकों को तो आप जैसे भी वो भेज सकते तो वो हैं, TMC में हो ही जिनके नहीं मन सकता में फिर। है उनको आप भेज नहीं सकते, यही मुश्किल है। हाँ। एक खबर में सुकांत दा पढ़ रहा था कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हमले के खिलाफ भाजपा ने रैली निकाली। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। ये निशाना आप लोग कब तक साधते रहेंगे? तीर कब चलेगा? देखिए, आपके चैनल वाले भी उस समय वहां पे उपस्थित थे। मैं 21 तारीख को मुर्शिदाबाद गया था, शमशेरगंज और धुलियान। लगभग 35-38 डिग्री टेम्परेचर थी। लगातार 5 घंटा मैं वहां पे रहा, हर एक घर घूम घूम के देखा। आपको क्या लगता है, मैं जो दृश्य देखा हूं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। एक बच्ची आई थी, शायद वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ती होगी, पागल की तरह बिहेव कर रही थी, अपना घर दिखा रही थी, देखिए मेरा सब जला दिया, जितने भी सर्टिफिकेट थे। और उससे भी जो शर्म की बात है, दुख की बात नहीं मैं बोलूँगा, वो जब तोड़फोड़ चल रहा था उस रूम में, वो बाजू वाले रूम में छुपी हुई थी अपनी माँ के साथ। और उस समय वो जो भीड़ आई थी, वो भीड़ बोल रही थी, उसको तो सुनाई दे रहा था कि इस घर में एक लड़की रहती है, स्लैंग यूज किया, उसको बाहर निकालो, रेप करेंगे। उसके बाद वो बच्ची बाजू में एक सीढ़ी थी, छत पे चढ़ी, दूसरे छत पे कूदी, कूदने के बाद छत से नीचे कूदी, कूदकर भाग के झारखंड गई और 10 दिन बाद लौटी। और उसी दिन वो दिन था जिस दिन वो लौटी। उसके शादी है 7 महीना बाद। जितने भी ज्वेलरी थे सारे लूट लिए गए। घर में जो छोटा मंदिर होता है जिसमें पूजा करती थी उनके परिवार, सारे तहस नहस कर दिए गए, प्रशाप किया गया उसके ऊपर। अगर भारत में किसी राज्य में हिंदुओं के ऊपर, और भी पश्चिम बंगाल में, शायद लोगों को पता होगा या नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, पश्चिम बंगाल क्रिएशन ही हुआ था एज ए होमलैंड ऑफ हिंदू बंगालीज। क्योंकि डेमोग्राफी के हिसाब से 1947 में पूरा बंगाल जो था, यानी आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक साथ पूर्वी पाकिस्तान में जाने वाला था। क्योंकि डेमोग्राफिकली दैट इज द मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, दैट वाज द मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। तो उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत के महानतम विज्ञानी मेघनाथ साहा जैसे बहुत सारे लोगों ने, इवन कांग्रेस के लोगों ने आंदोलन किया कि ठीक है, आप बंगाल को भेजना चाहते हैं पूर्वी पाकिस्तान, सही है, लेकिन एक हिस्सा चाहिए, दैट विल बी द होमलैंड फॉर हिंदू बंगालीज। और उसी पश्चिम बंगाल में अगर एक हिंदू लड़की के, ये एक की कहानी आपको आप बीती मैंने बताया, हर घर में ऐसा है, घर टूटा हुआ है, पेट्रोल बम जला दिए गए और डायरेक्टली बोला गया हिंदुओं को रहने नहीं दिया जाएगा। अगर ये सिचुएशन है और ममता बनर्जी अभी तक वहां नहीं पहुंची, 30 तारीख को जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कर रही है काथी दीघा में, जो एक टूरिस्ट स्पॉट है बंगाल का, तो ममता बनर्जी को निशाना जो हम साध रहे हैं, क्या ये सही है? तो जनता तय करेगी। मुझे लगता है कि निशाना नहीं, पूरे देश को उनके खिलाफ, उनके सामने सवाल रखना चाहिए कि उनके होते हुए एक बच्ची के साथ, एक महिला के साथ ऐसी घटना कैसे घट सकती है। आपने कहा जनता तय करेगी। जनता की आवाज पश्चिम बंगाल से आ रही है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। किस बात का इंतजार है और ममता दीदी से आप क्या चाहते हैं कि वो कर दें जिससे आप वहां राष्ट्रपति शासन लगा दें? मैं खुद अपनी डिबेट में पूछता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता जब आते हैं कि सरकार आपकी है, क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन आप पश्चिम बंगाल में लगाते? देखिए, हमारी पार्टी की कुछ नीतियां हैं। इंसेप्शन से हमारी सरकार अटल जी की समय भी रही, मोदी जी की सरकार भी रही, लेकिन प्रमुखता से हमने देखा, या जो भी आप देखेंगे हमारी हिस्ट्री, हमने एक बार सरकार 356 का इस्तेमाल किया है, वो भी अपने सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन हमने मणिपुर में लाया। भारतीय जनता पार्टी नीतिगत रूप से विश्वास करती है किसी भी चुने हुए सरकार को 356 का यूज करके उसको गिराना सही नहीं है डेमोक्रेसी में। लेकिन इससे पहले किया है बीजेपी ने, सरकार ने किया है इससे पहले। मुझे तो याद नहीं आ रहा है, अगर मेरे इंफॉर्मेशन में गलती है तो आप बताइएगा मुझे बाद में, हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन बीजेपी कभी अपोजिशन की सरकार को अपना पावर दिखाकर सरकार गिराकर, उससे ज़्यादा बीजेपी की भरोसा या विश्वास जनता के ऊपर है।
मुझे लगता है आगे आने वाले इलेक्शन में 26 की इलेक्शन में जनता 356 लागू करेगी और ममता बनर्जी के खिलाफ करेगी और उनको अपनी सत्ता से हटाकर नीचे उतारेगी। एक आखिरी सवाल पहलगाम हमले को लेकर के आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा दो तरह के पाकिस्तानी होते हैं, एक पासपोर्ट धारक और एक वो जिनके दिल में पाकिस्तान होता है। तो ये जो पहलगाम में हमला हुआ है, इसमें पासपोर्ट धारक पाकिस्तानियों से ज्यादा ये आशंका है कि जिनके दिल में पाकिस्तान है वो शामिल हैं। क्या होना चाहिए, क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, मैं एडुकेशन का MOS हूँ। लेकिन उससे पहले कि हिंदुस्तानी है आप। वो तो है, वो तो हूँ और दिल से हूँ। और जो आप क्वेश्चन सवाल पूछ रहे हैं ये बहुत स्पेशलाइज थिंग है, इसमें होम मिनिस्टर सबसे अच्छा जवाब दे सकते हैं। उनको आप बुलाइए, उनसे जवाब पूछिएगा तो जरूर वो देंगे। चलिए सुकांत जी, आपने समय दिया, एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में सरकार की इतना कुछ बताया, मेरे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके राजनीतिक भविष्य के लिए। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक्स अ लॉट सर।